हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। इसमें आज हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाले चैप्टर का पार्ट 2 की वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फैमिली कोर्ट्स और ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की पार्ट 1 में ही बताया था कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाला जो टॉपिक है ऐसे तो सिंपल है, पर मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो है इसको छोड़ के रखते हैं। बाकी इमरजेंसी पावर्स, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब जो है सब लोग पढ़ के रखते हैं। सब उस डिटेल में कहीं ना कहीं ये छूट जाता है। और एक जो पॉलिटी से जनरली 10, 12, 14 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गूगली वाले होते हैं। और गूगली वाले अक्सर यही लोक अदालत, फैमिली कोर्ट, ट्राइब्यूनल, ये सबसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इंश्योर किया है कि जो टॉपिक सब लोग वैसे ही पढ़ के रखते हैं उस पर तो सबको अलग से वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये जो टॉपिक्स हैं जो अक्सर लोगों का छूट जाता है उस पर मैं ज़रूर एक डिटेल वीडियो बना दूँ। कुछ नहीं करना है, लक्ष्मीकांत जी ने हम लोगों के लिए सारा काम कर दिया है। हमको बस पेशेंटली इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। ठीक है, तो आपके बिहाफ पे वो काम मैं कर रहा हूँ। बहुत आसानी से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आपको बन जाएगा। ठीक है, इसके पहले कि हम लोग आगे चलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, फैमिली कोर्ट्स की बात करते हैं। फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना था 1984 में। इट वॉज मेड प्रिटी लेट इन द डे। वो इनैक्ट किया गया था, किस लिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, फैमिली कोर्ट। फैमिली और कोर्ट, फैमिली के बीच में कोर्ट कहाँ से आ गई? एक फैमिली का एक कोर्ट से क्या लेना देना? देखिए, परिवार के अंदर भी विवाद होते हैं। ठीक है, जो विचार तो इसमें टू प्रमोट कॉन्सिलिएशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू व्हाट, मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। शादी ब्याह और पारिवारिक मामलों में क्या करेंगे कि नॉर्मल कोर्ट में मामला न जाए, जहाँ कोर्ट में मामला खिंचता रहे, वकील पैसे कमाते रहें, और परिवार के बीच में जो आपसी वैमनस्य है, जो एक रिश्तों में तलखी आ गई है, कड़वाहट आ गई है, वो कंटिन्यू होती रहे, ऐसा ना हो। फैमिली कोर्ट अलग से इस मामलों के लिए कोर्ट बनाई गई है जो थोड़ी संजीदगी के साथ, थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ इन मामलों को डील करे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, इसको क्यों बनाया गया फैमिली कोर्ट को? तो बहुत सारी महिला संगठन, एसोसिएशन ऑफ वुमेन और इस तरह के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने बार बार बोला है कि फैमिली कोर्ट सेटअप किया जाए फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। फैमिली डिस्प्यूट्स नॉर्मल कोर्ट तक न जाए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में तो भाई सही गलत का फैसला होता है। इसको जुर्माना दे दो, उसको सजा दे दो, इसको हिस्सा दे दो, ये आपने गलत किया, इस तरह की बातें होती है। और फैमिली कोर्ट अलग से जो बनाई जाए उसमें कंसिलिएशन, मान मनोबल पे बात हो, सोशली डिजायरेबल रिजल्ट लिए जाए, कि ऐसा हो कि समाज में परिवार का स्थान भी रह जाए, परिवार के आपस के लोगों की भी आपसी सौहार्द की भावना रह जाए, और समझ बूझ के, समझा बुझा के, जैसे पहले गांव के बड़े बुजुर्ग समझा बुझा के परिवार के मामलों का निपटारा करते थे, वैसा कुछ निपटारा हो जाए। ठीक है, और ये रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एविडेंस पेश किया जाए, मैं कसम खा के कहता हूँ जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, इस टाइप की बातों को ना इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है, 1974 में लॉ कमीशन ने अपनी 59th रिपोर्ट में भी ये बात बोली थी कि जो फैमिली वाले जो मैटर हैं उनके मामलों में कोर्ट को थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली एक रेडिकली डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा, जो कि सिविल प्रोसीडिंग्स में जनरली कोर्ट लेती है। ठीक है, तो इसके लिए इसको मतलब फैमिली के मामलों में कोर्ट को सही गलत और न्याय अपराध ये सब मामलों को छोड़ के एक सेटलमेंट की तरफ जो है बात को लेके जाना चाहिए। ट्रायल शुरू होने के पहले, इसके पहले कि मामला ट्रायल तक पहुंचे, क्यों ना उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। बाद में देखिए, यही मामला थोड़े छोटे क्रिमिनल मामलों में और सिविल डिफरेंसेस के मामलों में लोक अदालत में यही अप्रोच फॉलो किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इतना सक्सेसफुल हुआ कि सरकार ने परमानेंट लोक अदालत बना दी। ठीक है, पहले यही मामला फैमिली कोर्ट में परिवार के मामलों से रिलेटेड करने को कहा जा रहा था। सीआरपीसी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सॉरी, सिविल सीआरपीसी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। वैसे ही एक सिविल प्रोसीजर के लिए भी कोड है। ये कोड क्या होता है? ये बताता है कि मामले कैसे चलने चाहिए। जैसे भारतीय दंड संहिता या ताज़ीरात हिंद, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जो है, वो बताती है कि किस जुर्म के लिए क्या सज़ा है। जो आप अदालत में, ऐसे आपने सुना होगा फिल्मों में कि इन्हें धारा 302 के तहत ये होता है, धारा फलाने के तहत ये होता है, धारा 420 के तहत ठगी होता है। आपने सुना होगा कि किसी को 420 बोल देते हैं, मतलब वो धोखेबाज है या फ्रॉड है, इस टाइप की बात करते हैं। कभी आपके दिमाग में हो सकता है आया भी हो कि किसी फ्रॉड को 420 क्यों बोला जाता है। किसी के 420 रैंक आ गया एग्जाम में, है ना, 420 रुपए है मेरे पास, कोई बोले तो लोग बोलेंगे हाँ भाई तू तो है ही 420, तेरे तो ठीक ही आया है। तो 420 क्या है? आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में ठगी, फ्रॉड और जालसाजी के जो मामले होते हैं उनकी सजा डिफाइन की गई है। तो 420 होना मतलब धारा 420 में सजा पाया व्यक्ति जो ठग है, इस टाइप का। ठीक है, तो वो तो आईपीसी हो गई। फिर एक सीआरपीसी होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो बताती है कि क्रिमिनल मामले किस तरह से चलाए जाए। ठीक है, ये बात
कि किसी को अगर आपने अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ये सीआरपीसी में मेंशन्ड है। ठीक है, हर किसी को एक वकील प्रोवाइड किया जाएगा और इस तरह की जो बातें होती है। वैसे ही सिविल मामलों का भी एक कोर्ट तो होना पड़ेगा कि आपसी मतभेद के जो मामले होते हैं, डिस्प्यूट के मामले होते हैं, वो कैसे सॉल्व होंगे। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है ये होता है, इसको 1976 में अमेंड किया गया था। किस लिए? टू प्रोवाइड फॉर अ स्पेशल प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन सूट्स और प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग द फैमिली। परिवार के मामलों में जो डिस्प्यूट होंगे उनको नॉर्मल दीवानी के मामले यानी कि आपसी विवाद के मामलों से अलग डील किया जाएगा। ये लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी 1974 में, 1976 में अमेंड कर दिया गया। 1976 में देश में आपातकाल चल रहा था बाय द वे, ठीक है, लेकिन कोर्ट्स ने इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट्स का एक अप्रोच होता है हर मामले को डील करने के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मान मनोवल कराने की, समझौता कराने की कोशिश नहीं की, और कोर्ट जो है वो कंटिन्यूसली फैमिली डिस्प्यूट को, जैसे बाकी दीवानी के मामले होते हैं, आपसी डिस्प्यूट, आपसी विवाद के मामले होते हैं, वैसा ही वो डील करते रहे। इसको एडवर्सेरियल अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, आप मामला लेके आए हो, दो में से एक ही पार्टी सही हो सकती है, दोनों पार्टी सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये समझा गया कि कोर्ट से नहीं हो पाएगा, एक सेपरेट फैमिली कोर्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इससे पता चलता है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नोट क्या कहता है देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो 2015-16 में अपनी एनुअल रिपोर्ट दी थी, उसके तहत ये बात बताई जा रही है कि फैमिली कोर्ट को स्टैब्लिश करने का पर्पस क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट बनाया जाएगा जो कि एक्सक्लूसिवली फैमिली मैटर से ही डील करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कोर्ट को इस तरह की एक्सपर्टीज होंगी कि वो कैसे फटाफट इन मामलों को हल कर सकें। ठीक है, तो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, फटाफट मामले का निपटारा हो, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि डिस्प्यूट्स में कंसिलिएशन हो। जनरली अगर कोई व्यावसायिक विवाद का मामला होता है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल डिस्प्यूट का मामला होता है, उसमें पहले कम्युनिटी के अंदर के ही लोग कोशिश करते हैं कि यार आपस में बातचीत से अगर मामला हल हो जाए, हमको कोर्ट ना जाना पड़े, तो कितना अच्छा हो। इसके मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, आप में से जिन लोग बिजनेसमैन फैमिली के होंगे वो इनके बारे में जानते होंगे। लेकिन सिविल मामलों में, परिवार के अंदर के मामलों के लिए पहले जैसे पंचायतें बैठती थी या परिवार के बड़े बुजुर्ग इस तरह से फैसला सुनाते थे, बैठ के दोनों पक्षों को समझाते थे, तो उस तरह के इंस्टीट्यूशंस समय के साथ खत्म होते चले गए। तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी तो एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन चाहिए जो कंसिलिएशन की तरफ ध्यान दे, न कि सजा सुनाने की तरफ। ठीक है, फिर तो वो पॉइंट नंबर 2 हो गया, वो उसके लिए फैमिली कोर्ट बनाई गई। तीसरा है एक इनएक्सपेंसिव रेमेडी। परिवार के मामलों में ही इतने लंबे मुकदमे चलते हैं, लोग ईगो में आके दोनों भाई मुकदमे लड़ रहे हैं, इस तरह से सालों साल वकील कमा रहे हैं उसमें। ठीक है, वैसा ना हो, फटाफट मामले में एक तो फटाफट जस्टिस मिले, दूसरा सस्ते में मामले का निपटारा हो जाए। ठीक है, और एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे कि लोग दोनों पक्ष समझौता कर सकें, एकदम अदालत टाइप का माहौल वहाँ पे ना हो। ठीक है, तो ये 4 पर्पस थे फैमिली कोर्ट बनाने के। इनके फीचर क्या है? ठीक है, इसमें जो एक्ट बनाया गया था 1984 में, उसके सेलियंट फीचर की हम बात कर रहे हैं, प्रमुख उसकी क्या फीचर्स हैं। पहला तो ये बताता है कि फैमिली कोर्ट बनाओ। कौन बनाएगा फैमिली कोर्ट? बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिहाज से। कौन फैमिली कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करता है? एस्टैब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी बना देता है कि हर शहर या टाउन में जहाँ 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है, वहाँ पर एक ना एक फैमिली कोर्ट ज़रूर इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, फिर 10 लाख की जनसंख्या नहीं भी है तो भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वहाँ तो बना सकती है फैमिली कोर्ट, कोई मना नहीं करेगा, पर कम से कम 10 लाख की जनसंख्या में एक फैमिली कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, जुरिस्डिक्शन, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन देता है। फैमिली कोर्ट में ही मामले जाएंगे, कौन से? मैट्रिमोनियल रिलीफ के। ठीक है, शादी ब्याह में दिक्कतें आ गई, शादी के बाद प्रॉब्लम चालू होगी, इंक्लूडिंग नलिटी ऑफ मैरिज, कि शादी को खारिज कर दिया जाए, इस तरह के मामले। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन ऑफ एंड डिवोर्स, इस तरह के मामले, डिवोर्स वगैरह के। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, उनको साथ लाने की बात। कोई पति कहे कि नहीं हम चाहते हैं हमारी पत्नी हमारे साथ में रहे। डिक्लेरेशन एज टू द वैलिडिटी ऑफ मैरिज, ये शादी लीगल है या नहीं है, या किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो कुंवारा हूँ, और कोई औरत कह रही है कि नहीं इसने मेरे से शादी की थी मंदिर में। इस तरह के मामले जो हैं ये फैमिली कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, फिर पति पत्नी के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद। ठीक, कोई व्यक्ति लेजिटिमेसी, यानी कोई जायज़ औलाद है कि नाजायज़ औलाद है। ठीक है, ये बात। किसी बच्चे की कस्टडी, गार्जियनशिप कौन रखेगा, कस्टडी कौन रखेगा, और वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने की बात।
कोई अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ के कहीं और रहने लगा है तो अदालत उसे कहेगी कि आप भाई आपको इतना इतना अमाउंट अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कोई अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है या उनका ख्याल नहीं रख रहा है, उनका खर्चा नहीं उठा रहा है, तो फिर उनको भी फैमिली कोर्ट कहेगी कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फैमिली कोर्ट पे ये ऑब्लिगेटरी बनाते हैं कि पहले इंस्टेंस में तो एक रिकन्सिलिएशन करने का वो ट्राई करें, पहले सज़ा सुनाने का या फैसला सुनाने का वो प्रयास न करें, पहले देखें कि अगर इनके बीच में कोई समझौता हो सकता है तो उसका प्रयास करेंगे। इस स्टेज में जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो इनफॉर्मल होंगी और कोई रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह नहीं चलेगा, है ना। उसमें जज साहब जज साहिबा इन जनरल बात करेंगे, अरे देखो यार ऐसा होता है, अभी आपकी उम्र कम है, या अरे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या आप प्रोसीजर फॉलो करना, कोई बात जो आप बयान दे रहे हैं वो गवाही के तहत लिखा जाना, ये सब नहीं होगा। वहाँ बातचीत के माहौल में बात होगी और कोशिश किया जाएगा कि ये बातचीत से ही मामला सुलझ जाए। ठीक है, फिर इसमें सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को, काउंसिलर्स वगैरह को इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा कानून में ही लिख दिया गया है। ठीक है, कंसिलिएशन स्टेज में और बाकी एक्सपर्ट वगैरह की राय लेने के समय में, मेडिकल की राय लेने के समय में तो उनको हायर किया ही जाएगा। बाकी कंसिलिएशन समझाने बुझाने के स्टेज में भी एनजीओज वगैरह को इंक्लूड किया जाएगा। फिर जो पार्टीज हैं जिनका कि डिस्प्यूट फैमिली कोर्ट के सामने आया है, उनको कोई लॉयर रखने का बाकायदा अधिकार होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर लगेगा कि यार यहाँ पे लॉ का कुछ मामला बन रहा है तो फैमिली कोर्ट किसी लॉयर की सेवाएं ले सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से ये पॉइंट। देखिए, जनरली कहीं भी मामला कोई चलता है किसी भी अदालत में, किसी भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी वगैरह में, तो जनरली ऐसा होता है कि व्यक्ति को, क्योंकि एक आम आदमी कानून को उतना अच्छी तरीके से नहीं समझता है, तो उसको एक लॉयर हायर करने का राइट होता है जो उसको कानून की बारीकियां समझा सके। यहाँ पर लेकिन चूंकि अधिकतर मामला इनफॉर्मली चलाया जाता है तो उसमें किसी को वकील रखने का कोई अधिकार होगा ऐसा नहीं है। हाँ, किसी स्टेज में अगर अदालत को लगता है कि यार एक वकील चाहिए, लीगल एक्सपर्ट चाहिए, तो उसको वो एमिकस क्यूरिए, यानी अदालत अपनी तरफ से एक लॉयर को हायर करके बोल देती है कि इसके लीगल एंगल वगैरह आप सब देख लीजिए, फिर अदालत को बताइए कि एज फार एज द लॉ इज कंसर्न यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, उसको एमिकस क्यूरिए कहते हैं। तो इसके बाद वो फिर जो रूल्स ऑफ एविडेंस है, प्रोसीजर है, वो सब जब लगता भी है, अगर कंसिलिएशन नहीं हुआ, मामला चल ही गया फैमिली कोर्ट में, तो मामला चलाने के समय में भी कोई बहुत ज़्यादा रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोसीजर वगैरह फॉलो नहीं किया जाएगा। इनके लिए अलग से एक बना दिया गया सिंप्लीफाई करके। ठीक है, फिर फैमिली कोर्ट के मामले अगेन एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये रही बात फैमिली कोर्ट की। अब हम बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। ठीक है, ये एकदम ही रिसेंट बना है। देखिए, ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008, इसलिए है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय एट द ग्रास रूट लेवल। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि फैमिली कोर्ट जो हमने बनाया है वो शहरों में बनाया है, गांव में नहीं बनाया है। उसमें सिटी या टाउन लिखा है 10 लाख की जनसंख्या के, क्योंकि माना जाता है कि गांव में फैमिली हमले के विवाद पंचायत निपटा देती है। ठीक है, ग्राम न्यायालय क्या बोल रहा है कि अदालतों तक ग्रामीण आदमी पहुंच नहीं पाता है, अदालत के नाम से ही घबरा जाता है। गांव में तो होता नहीं कोर्ट, उसको शहर जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। वो एक दिन बस में चढ़ के पूरा एक दिन निकाल के सुबह सुबह उठेगा, बस में बैठ के जाएगा, फिर कोर्ट में बैठा रहेगा, कब हमारा नंबर आएगा, फिर कोर्ट के सामने वो अपना मामला लेके पहुंचेगा। तब उस दिन पता चलेगा कि वकील साहब ही नहीं आए हैं, या आज शायद जज साहब छुट्टी पे हैं, या शायद दूसरी पार्टी नहीं आई है, या शायद जिसको गवाही देना था वो आज नहीं आया है। फिर बेचारा वापस चला जाएगा, उस दिन की खेती उसकी जाएगी या उस दिन की मजदूरी उसकी चली जाएगी। ठीक है, इसके लिए अच्छा है कि गांव में ही कोई न्याय पाने का रास्ता अगर उनको दे दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या रीजंस हैं। बताया जा रहा है कि एक्सेस टू जस्टिस बाय द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जो समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए वर्ग हैं, किसी भी तरीके से थोड़ा बाकी लोगों से कमज़ोर लोग हैं, वो दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि उनको न्याय का एक्सेस कैसे दिया जाए। दुनिया भर में बहुत सारे रास्ते निकाले गए हैं, कोशिशें की गई हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज निकालने की कोशिश की गई है कि कैसे इस मामले को एड्रेस किया जाए, पर दुनिया भर में ये प्रॉब्लम बनी ही हुई है। ठीक है, हमारे डीपीएसपी में संविधान में डीपीएसपी आर्टिकल 39A क्या बोलता है, स्टेट को, सत्ता को, राज्य व्यवस्था को, कि ऐसा लीगल सिस्टम आपको बनाना है जो कि जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करेगा, और जिन लोगों को जस्टिस के लिए पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको आप फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के नाते के उद्देश्य से सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हैं जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजरल लॉज। इस तरह के लॉ के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। फिर सिर्फ अदालत में को केस चलाने से इतर कुछ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स भी कानून में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जैसे जिनको कहते हैं आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन।
ठीक है। आर्बिट्रेशन क्या होता है, दोनों पार्टी मिलके एक थर्ड पार्टी को कहते हैं कि इस व्यक्ति की समझबूझ पे और निष्पक्षता पे हमें पूरा यकीन है, ये आदमी जो फैसला देगा हम लोग मान लेंगे। तो आर्बिट्रेटर जो है वो पूरे मामले को स्टडी करके बोलता है इसमें ऐसा ऐसा होगा, और उसका जो डिसीजन है वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। कंसिलिएशन यानी आपस में ही समझौता कर लें उन लोग, अदालत या जो भी जुडिशियल एजेंसी होगी वो बोलेगी कि नहीं आप लोग एक बार पहले आपस में बैठिए, 3-4 मीटिंग्स करिए, उसमें क्या डिस्कस हुआ उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हमको सबमिट करिए, हम देखेंगे कि आपने एक ऑनेस्ट प्रयास किया है कि नहीं कंसिलिएशन की तरफ, या मीडिएशन, या एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर जैसा ही बिठाया जाएगा, पर वो अपना फैसला नहीं सुनाएगा, तो दोनों के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा, उसका फैसला बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है। फिर लोक अदालत हैं जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा है, ये इसकी पिछली वीडियो की लिंक आपको आपकी स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में जो आई बना हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जो मेजर्स हैं ये भी चलिए इम्प्लीमेंट किए गए, अच्छी बात है, पर इनको और मजबूत बनाने की अभी ज़रूरत है, ऐसा लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं। फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में, देखिए ये जो फैमिली कोर्ट थी वो भी 59th रिपोर्ट से निकली थी लॉ कमीशन की, अपनी 114वीं रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने ग्राम न्यायालय सजेस्ट की। ठीक है, ताकि स्पीडी, इनएक्सपेंसिव और सब्सटैंशियल जस्टिस जो है वो कॉमन मैन को पहुंचा दिया जाए। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 जो है वो इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे ब्रॉडली बेस्ड है। जस्टिस टू द पुअर एट देयर डोर स्टेप, उनके ही दहलीज तक आप न्याय को ले जाएं, गरीब इंसान के लिए न्याय को, ये उनका सपना ही रह गया था। लेकिन ग्राम न्यायालय जब सेटअप कर दिए जाएंगे तो उनके रूरल एरियाज में बहुत अच्छे से उनको न्याय का एक्सेस मिल जाएगा। इसके फीचर क्या है, इसके बारे में भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक रिपोर्ट निकाली होगी, प्रेस रिपोर्ट, उसकी बेसिस पे ये बात बताई जा रही है। ग्राम न्यायालय शैल बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, पहला पॉइंट, ग्राम न्यायालय का जज कौन होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला जो हमारा वीडियो था, पिछला वीडियो, इसका कि लिंक मैंने दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। और इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, न्याय अधिकारी जिसे कहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन में। फैमिली कोर्ट के मामले में भी यही था। ग्राम न्यायालय को हर पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। पंचायती राज की जो पंचायत वाली बॉडीज होती हैं 3 लेवल पे होती है। एक होता है ग्राम पंचायत, एक इंटरमीडिएट लेवल का पंचायत होता है जो कि ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, तालुका लेवल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब है, इस लेवल पे होता है। और तीसरा होता है जिला पंचायत लेवल। ठीक है, तो गाँव से लेकर जिले तक में 3 लेवल आ जाते हैं। तो जो भी इंटरमीडिएट लेवल है वहाँ पर इस लेवल पे ग्राम न्यायालय इस्टेब्लिश किया जाएगा। या मान लीजिए उस राज्य में इंटरमीडिएट लेवल नहीं है तो कुछ पंचायतों को मिला के एक ग्राम न्यायालय इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कई गांव छोटे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं, 2000 लोग रहते हैं, उनके लिए एक न्यायालय बनाना प्रैक्टिकल बात नहीं है, तो कई ग्राम पंचायतों को मिला के ग्रुप बनाया जाएगा। कंटिग्यूअस का क्या मतलब होता है, जो एक दूसरे से सटे हुए हों। ठीक है, उनको डिस्ट्रिक्ट के इंटरमीडिएट लेवल में वहाँ पर ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। ठीक है, न्याय अधिकारी जो होंगे, जो इन ग्राम न्यायालय के मामलों पे प्रिसाइड करेंगे, दीज आर स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर होंगे, कोई ऐसा खाप पंचायत टाइप की पब्लिक नहीं होगी, और वो दे विल बी ड्रॉइंग द सेम सैलरी, डिराइविंग द सेम पावर एज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वर्किंग अंडर हाई कोर्ट। यानी कोई ऐसा ना समझे कि गांव वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए न्यायालय बनाया गया है तो उसको महत्व नहीं दिया गया है, वो अदालत भी फर्जी और उसके अंदर जो जज बैठता है उसकी भी कोई औकात नहीं, ऐसा नहीं है। बाकायदा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो कि हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं, उस लेवल का उसको पावर रहेगा, उसका दर्जा रहेगा, और उसी लेवल की सैलरी उठाएगा कौन, ग्राम न्यायालय का न्याय अधिकारी। ठीक है, ये एक मोबाइल कोर्ट होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एमसीक्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी ये मोबाइल कोर्ट होगी, आज यहाँ बैठ रही, कल वहाँ बैठेगी। हर किसी को पता रहेगा कि हमारे इलाके में 2-3 महीने में एक दिन कोर्ट बैठी जाती है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, महिलाएं ने तो देखिए अदालत तक पहुँच ही नहीं पाती थी, कोई विकलांग है वो नहीं पहुँच पाता था, किसी के पास पैसा नहीं है वो नहीं जा पाता था। अब आपके द्वार पर अदालत आ रही है। ठीक है, और इनके पास पावर रहेगी बोथ क्रिमिनल और सिविल कोर्ट की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ग्राम न्यायालय की जो सीट होगी वो इंटरमीडिएट पंचायत यानी ब्लॉक पंचायत, तहसील पंचायत, तालुका पंचायत जो भी है इंटरमीडिएट लेवल की, उसके हेडक्वार्टर पे रहेगी। ठीक है, वो वहाँ से गांव-गांव जाएंगे और वर्क करके वहाँ के केसेस को निपटाएंगे। और उनकी सीट जो है बाकायदा कहाँ पर है, ग्राम न्यायालय, तो वो जो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत है, तहसील, तालुका, इस लेवल की जो पंचायत है वो जहाँ पर भी है, तो जो तहसील हेडक्वार्टर है, तालुका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ग्राम न्यायालय बैठेगा। ठीक है, ग्राम न्यायालय जो है हम देख लिए हैं
क्रिमिनल केस और सिविल सूट्स दोनों पे वो फैसला देने के लिए सक्षम है। ठीक है, और इस कानून में फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल डाला गया है। उसमें जो जो मामले मेंशन्ड है उन सब दोनों मामलों पे ग्राम न्यायालय फैसला सुना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दिया गया है कि वो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं, जैसा एज पर देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। इस पॉइंट का क्या मतलब है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में मामले डाले और हटाए जा सकते हैं कि इन मामलों पे भी अब ग्राम न्यायालय सुनवाई करेगी, जिन पे पहले नहीं करती थी। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। या कुछ मामले जिन पे सुनवाई कर रही थी ग्राम न्यायालय, उनको अब हटा दिया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल से। ठीक है, तो दोनों अपनी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बेसिस पे करेंगे। मतलब जो मामले या तो सेंटर की लिस्ट में सब्जेक्ट्स की लिस्ट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में, वो सेंटर उसको हटा सकता है या डाल सकता है, या जो मामले स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हैं उनको स्टेट डाल या हटा सकता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके हिसाब से, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बनाने का जो प्रोसीजर है उस हिसाब से दोनों गवर्नमेंट्स जो है पॉइंट्स को हटा या ऐड कर सकती हैं। ठीक है, ग्राम न्यायालय जो है समरी प्रोसीजर, तुरंत क्रिमिनल ट्रायल में फटाफट दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, फैसला दिया जाएगा, बार बार तारीख पे तारीख नहीं चलेगी वहां पे। ग्राम न्यायालय एक सिविल कोर्ट का पावर रखेगी और स्पेशल प्रोसीजर विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। बाकायदा सिविल कोर्ट नहीं है ग्राम न्यायालय, इस बात को याद रखिए। सिविल कोर्ट विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, वो क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये रहेगा ग्राम न्यायालय का पावर, और वो स्पेशल प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट को फॉलो करेंगी। वो सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो नहीं करेंगी। इसको बुलाओ, उसका बयान लो, शपथ खाओ, एफिडेविट में 2-3 कॉपी जमा करो, अटेस्ट करा के लाओ, इस टाइप की बात नहीं करेंगे उन लोग। उनको फटाफट फैसला देना है ना, तो उनके लिए जो सिविल प्रोसीजर एक्ट है वो उनका अपना एक सिंप्लीफाइड टाइप का उनको बना के दे दिया गया है, वो उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ग्राम न्यायालय डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करेगा, जहां तक हो सके दोनों पक्षों के बीच में बातचीत करके, मान मनोबल करके एक समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो जजमेंट और ऑर्डर जो भी ग्राम न्यायालय पास करेगा वो एकदम बाकायदा कानून की डिक्री मानी जाएगी और इसके एग्जीक्यूशन में कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, फटाफट ग्राम न्यायालय के आदेशों का पालन, एग्जीक्यूशन किया जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के जो 1872 का एक्ट है, उसमें जो भी एविडेंस के बारे में कि सबूत ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो भी कायदे कानून हैं उन्हें मानने के लिए ग्राम न्यायालय बाध्य नहीं होगा। लेकिन एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बोल के होता है। ठीक है, कोई भी आदमी कॉमन सेंस से बोलेगा कि यार न्याय होना है तो ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है, तो उन सबको फॉलो करेंगे, वो कॉमन सेंस, कॉमन लॉ, इन बातों को फॉलो करेंगे। और इनके बारे में कोई भी रूल अगर हाईकोर्ट बनाएगी तो उसको ग्राम न्यायालय को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्रिमिनल मामलों में जो फैसला सुनाएगी ग्राम न्यायालय, उसमें कोई अपील करनी हुई तो सेशंस कोर्ट में लोगों को अपील करनी पड़ेगी, जो कि 6 महीने के अंदर उसको सुन के खत्म करना पड़ेगा, फैसला देना पड़ेगा सेशंस कोर्ट को। वरना क्या होगा कि ग्राम न्यायालय तो बैठी है फटाफट फैसले सुनाने के लिए, उसने सुना दिया फटाफट फैसला, लेकिन फिर अपील करने चले गए सेशन कोर्ट, वहाँ 3 साल लग गए। तब तो ग्राम न्यायालय का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना। आप ये कह सकते हैं कि अपील नहीं करने देंगे, दैट विल गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ग्राम न्यायालय सबका माई बाप बन के बैठ जाएगा। ये भी नहीं क्रिएट करना है हमको गांव के अंदर जाके। ठीक है, पता चला अपर कास्ट के लोग या अपर अगड़ी जातियों के लोग या दबंग जातियों के लोग, दबंग कुछ जो भी किसी वजह से दबंग हो गए वहाँ पे, वो जज को धमका के, पैसे खिला के, जैसे भी हो, हमारे देश में लोग मानना नहीं चाहते कि जज भी पैसे खाते, जो भी है, इस पर ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। तो कैसे करके वो फैसला अपने हक में ले लेंगे और बेचारे अग्रीड पार्टी को जिसका नुकसान हुआ है उसके पास अपील करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अपील का रास्ता दिया गया। सेशन कोर्ट में जाके आप अपील करिए, लेकिन सेशन कोर्ट को भी 6 महीने के अंदर उसका फैसला सुनाना पड़ेगा। क्रिमिनल मामलों में, सिविल मामलों में जो आपसी विवाद के मामले हैं उसमें जो अपील होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके होगी, और उसको भी 6 महीने के अंदर, अपील फाइल करने के 6 महीने के अंदर फैसला सुनाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। किसी पे कोई भी अगर आरोप लगा है तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन डाल सकता है। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है? अगर कोई आदमी अदालत में आके बोल दे कि मैं गिल्टी हूं, मैंने किया है क्राइम, दे दो मुझे सजा, तो गवर्नमेंट उसे कम सजा देगी। तो वो आदमी पहले ही आके नेगोशिएट कर सकता है कि अच्छा अगर मैं मान लूँ मैंने किया है तो मुझे आप कितनी सज़ा दोगे कम से कम। तो कोर्ट बोलेगी ठीक है, हम आपको बस 6 महीने की जेल करेंगे। वो बोलेगा नहीं जेल मत करो ना, आप 5,000 का मुआवजा कर दो, जुर्माना कर दो, ऐसा करके तो मैं मान जाऊंगा। तो अब क्या, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा, फटाफट जस्टिस होगी। तो प्ली बार्गेनिंग करके वहाँ पर मामला निपटा दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में?
कि जो ग्राम न्यायालय के लिए जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, यानी एक बार आपने बिल्डिंग बना दी, मोबाइल के लिए गाड़ी खरीद दी, इस टाइप का जो भी है, तो 18 लाख तक का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जिसमें कि 10 लाख कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट के लिए रहेगा, 5 लाख उस गाड़ी के लिए रहेगा जो उसमें कि जा के मोबाइल कोर्ट बैठेगी, और 3 लाख जो है ऑफिस इक्विपमेंट के लिए रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना पैसा इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो 18 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। मोर देन 5000 ग्राम न्यायालय आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटअप अंडर द एक्ट। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड है यानी अभी तक बने नहीं है। ठीक है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 1400 करोड़ रुपए देगी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को। इस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको बनाना है ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैव नाउ सेटअप रेगुलर कोर्ट्स एट तालुका लेवल। जैसा कि मैं बता रहा था, इंटरमीडिएट लेवल यानी तहसील या तालुका लेवल है, ब्लॉक लेवल है, वहां पर इन्होंने इंटरमीडिएट कोर्ट मैक्सिमम राज्यों ने सेटअप कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि पुलिस वाले ग्राम न्यायालय तक मामला लेके जाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है ये कैसी अलग टाइप की कोर्ट है भैया, यहाँ क्या होता है पता नहीं। बार यानी कौन सा बार, तो जहाँ ड्रिंक्स बढ़ती हैं वो वाला बार नहीं, वकीलों का जो संगठन है उसको बार कहा जाता है, बार एसोसिएशन। तो उनकी भी बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, लूक वार्म यानी बहुत हल्का गर्म, यानी ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नोटरी और स्टैंप वे सब बेचने वाले वहाँ बैठते नहीं हैं ग्राम न्यायालय के सामने। जैसे किसी भी अदालत के सामने आप देखोगे टाइपराइटर और छाता लेके बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो वो अधिकतर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन ये सब का काम वो लोग करते हैं। ये लोग ग्राम न्यायालय के सामने नहीं बैठ रहे हैं, ज़्यादा केस नहीं आता करके। फिर कई मामलों में रेगुलर कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन बैठता है और ग्राम न्यायालय का भी उस मामले पे जुरिस्डिक्शन बैठता है। अब कौन सा न्यायालय इस मामले पे फैसला करेगा, इस तरह के मामले स्टेट्स बता रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि ग्राम न्यायालय जो है ज़्यादा सेटअप नहीं हो पा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो नाउ सेटअप है ना, ये नॉट सेटअप होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। बेसिकली अधिकतर राज्यों ने अभी तक यहाँ पे रेगुलर कोर्ट नहीं सेटअप किए हैं तालुका लेवल पे। ग्राम न्यायालय के ऑपरेशनलाइजेशन को जो इश्यूज अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स की। इसमें फैसला किया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट जो है वो ग्राम न्यायालय फिजिबल है कि नहीं है, ये लोकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए खुद फैसला लेंगे, मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे रेगुलर कोर्ट नहीं है ऐसी तालुकाओं में ग्राम न्यायालय सेटअप किया जाए। सही में जहाँ पहले से कोर्ट है वहाँ पे सेटअप करने का बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड पर आ गए हैं। 2 पार्ट में हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन्होंने भी ध्यान से इसको सुना होगा बहुत आसानी से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे रिलेटेड यूपीएससी में, बहुत आसानी से उनको वो लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी एनकरेज हों हमारे साथ इस चैनल पे आके जुड़ने के लिए। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, पर मुझे ज़रूर फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।